Government and media almost exclusively blame lack of exercise and sugary foods as a cause of diabetes. But I wanted to talk with an actual expert on the role of diet and diabetes. I went to speak with premier physician, diabetes expert, and researcher, Dr. Neil Barnard. What role does sugar play in causing diabetes? Drives me crazy. Diabetes is not and never was caused by eating a high carbohydrate diet, and it's not caused by eating sugar. The cause of diabetes is a diet that builds up the amount of fat into the blood. I'm talking about a typical meat-based, animal-based diet. You can look into the muscle cells of the human body and you find that they're building up tiny particles of fat that's causing insulin resistance. What that means is the sugar that is naturally from the foods that you're eating can't get into the cells where it belongs. It builds up in the blood, and that's diabetes. रक्त में कीचड़ बहुत हो गया, माने कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता, जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता, स्लो हो जाता है, कम जाता है, या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रक्त बिल्कुल गाढ़ा हो गया, एकदम थिक हो गया, तो वो इंसुलिन बैठ जाता है वहीं पर, और ग्लूकोज को लिए रहता है अपने साथ, ग्लूकोज उसके ऊपर बैठता है, इंसुलिन वहीं बैठ जाता है, तो वो बैठा हुआ इंसुलिन है जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है, जब भी आप चेक कराएंगे ना तो ग्लूकोज आ जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है। अब आप ध्यान रखिए, ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के साथ कनेक्शन है, हमेशा याद रखिए इसका। डॉक्टर भी जानता है लेकिन बताता नहीं मुझे। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में है। मैंने बता दिया, इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ऐसे कहेगा, हो ये तो ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना, जिंदगी भर ये टैबलेट खाना। अब जिंदगी भर ही खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो? जिंदगी भर तो खाना खाना पड़ता है, जिंदगी भर तो दाल खाई जाती है, सब्जी खाई जाती है, इंसुलिन थोड़ी खाया जाए। इंसुलिन तो है हमारे शरीर में, बाहर से फिर क्या करते हैं? तो बाहर से जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है ये थोड़ा काम कर देता है, क्योंकि ये नया नया है, थका हुआ नहीं है, ये जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है, ग्लूकोज को पहुंचा देता है, लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। साइकिल नहीं बना पाता। साइकिल तो वही इंसुलिन बनाएगा जो आपकी पैंक्रियाज से निकल रहा है। तो आपको क्या करना है? डायबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रक्त का कोलेस्ट्रॉल घटे, और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल घटेगा, खून पतला होने लगेगा, ये इंसुलिन ही ग्लूकोज लेके जाने लगेगा अंदर। ठीक है, तो आप लोग ही ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब इसके बाद आपका आता है भोजन। अब डायबिटीज का रोल प्ले होता है। ठीक है, डायबिटीज। अब डायबिटीज करने के जो कारण है मैं वो बताता हूं। इसमें सुबह सुबह की दिनचर्या वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन में भोजन कई बार करते हैं। तो कई बार भोजन करना जो है वो डायबिटीज को बुलावा देना है, खत्म करना नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आप बार बार खाओ, हर 2-2 घंटे में खाओ। ठीक है, हम कहते हैं दिन में 2 ही बार खाना है। क्यों? अब डायबिटीज का मैं शेड्यूल बताता हूं, ये भी अमेरिका से संबंधित है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने का स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में चलता है। वो डिसाइड जो कर देते हैं कि यदि आपके डायबिटीज में इतना रिपोर्ट है पीपी या फास्टिंग में, तो ये रिपोर्ट है, तो इतने से नीचे है तो आप वो डायबिटिक हो, नहीं तो नहीं हो। होता है ना ये। अब क्या खेल खेला इन लोगों ने, 1997 में खाना खाने के बाद की जो डायबिटीज की रिपोर्ट होती थी कि यदि आप डायबिटिक हो तो आपकी रिपोर्ट खाना खाने के बाद 200 से ऊपर होनी चाहिए। पता आपको इस बात का? नहीं पता? आज जान लीजिए इस बात को और इंटरनेट पे खोज लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। यदि आप मान लीजिए मैं 1996 में अपनी डायबिटिक ब्लड शुगर खाने के बाद चेक करा रहा हूं और मेरी रिपोर्ट आती है 190, तो वो लोग कहते हैं कि आप डायबिटिक नहीं हो, क्योंकि 200 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं वही व्यक्ति यदि आज 2018 में चेक करवाता हूं और मेरी, हाँ अच्छा, गोमूत्र का एक्सपेरिमेंट करेंगे जरूर। अब वही व्यक्ति 2018 में अगर डायबिटिक चेक करा रहा है, उसकी आती है 190, तो अब वो डायबिटिक हो। क्यों? क्लास की पासिंग परसेंटेज 33% से बढ़ाकर 80% कर दो तो बच्चे फेल होने वाले ना। ये इन्होंने यही किया। इन्होंने 2003 में लिमिट कम की, 1997 के बाद 2003 में लिमिट कम की, उसके बाद 2010 में लिमिट और कम कर दी। इससे क्या हुआ, इनके डायबिटीज का कारोबार, करोड़ों लोग डायबिटीज के घेरे में आ गए। कहते हैं ना दिल्ली क्या है, दिल्ली इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया, डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इतने करोड़ ये है, ये हमको डेटा दे दे के डराते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कभी इन्होंने कि हम लोगों ने
डायबिटीज की रेंज कम कर दी, तो इस चक्कर में ऑटोमेटिकली जो बेचारा अच्छा भला स्वस्थ आदमी था वो भी डायबिटीज की रेंज में आ गया। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं डायबिटीज के, अभी मेरे को ऑस्ट्रिया से कोई है बेचारे, वो पैसे कमाने के लिए गए थे ऑस्ट्रिया में जॉब करने। अब वहां कोई बड़ा बूढ़ा नहीं, उनके साथ कुछ नहीं। प्रेगनेंसी में क्या हुआ, पहला बच्चा प्रेगनेंसी में, तो उनकी पत्नी की रिपोर्ट आ गई 150 खाने के बाद। तो वहां के डॉक्टर ने उनको इंसुलिन, उस महिला को इंसुलिन देना शुरू कर दिया कि आप तो डायबिटिक हो बहुत। उसका वो हो गया, बच्चा ही गिर गया बेचारे का। वो कहता जी, वो डॉक्टर ने गलती क्या बताई, आपने कुछ गलत किया होगा। ये ऑस्ट्रिया में भी ये हो रहा है। अब उनका दूसरा बच्चा होने वाला है, उसको भी बेचारे को यही दिक्कत कर दी फिर से। तो मैंने कहा डायबिटीज की रिपोर्ट कितनी थी ये तो बता दो महाराज। तो कह रहे जी मैं रिपोर्ट देख के बताता हूँ। पता लगा 150। मैं डायबिटिक थे ही नहीं आप। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूँ भाई डायबिटिक रिपोर्ट कितनी, पहले ये दिखाओ। जी ये तो मेरी 120, 130, 140 ऐसे बताते हैं। मैं कहा डायबिटीज नहीं हो। क्या बात करो भाई साहब, डॉक्टर तो कह रहा है। ये हमारे सामने हमारे संजीव गुप्ता जी बैठे, सेक्टर 16 मेरा, इनके साथ कहानी हुई 2 साल पहले, 2016 में। ये हमारा द्वारका में महासम्मेलन था, वहां आ रहे थे। इनको आधा घंटा पहले हार्ट अटैक हुआ और इनको नहीं पता, मशीन ने दिखा दिया। रिपोर्ट लेके आए, मैंने दवाई देखो। इंदौर में इनको थोड़ा बहुत लगा होगा, डॉक्टर रिपोर्ट चेक किया, कुछ ईसीजी, और रिपोर्ट में प्रिंट होकर आया बकायदा आपकी हार्ट अटैक हुआ है। इनको डॉक्टर, भाई साहब आप तो लेटो, हार्ट अटैक हुआ आपको आधे घंटे पहले। ये कह रहे मैं तो ठीक ठाक बैठा हूं भैया। तो ये टेंशन में आ गए कि कुछ हुआ होगा शायद, डॉक्टर मशीन लिख कर दे रही है। बाद में पता लगा वो मशीन में कुछ कैलिब्रेशन में दिक्कत थी, लोग गलती से माफी मांग ले, भाई साहब गलती हो गई। यही जो दिमाग में पड़ी प्रिंटेड रिपोर्ट का जो है इतना डर है कि यदि व्यक्ति को कह दे डॉक्टर ने कह दिया डायबिटिक हो, तो व्यक्ति सुनते ही भले ही ना हो मन से डायबिटिक हो जाता है। तो जैसा मन हो जाएगा ना वैसे आप होने वाले हो। पहली चीज तो ये करते हैं। उसके बाद आप जो दवाइयां खाते हो, आप मुझे जितने भी लोग यहां सुन रहे हो अपने मन में ही उत्तर दे देना, कोई व्यक्ति आज तक आपको डायबिटीज का ठीक होते दिखा है क्या जो डॉक्टर दवाई देते हैं? कोई व्यक्ति एक केस बता दो, 0.0001% बता दो मुझे। आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन, किसी को भी नहीं देखा मैंने आज तक। क्यों? पहले आप दवाई खाते हो तो ये जो दवाइयां हैं उल्टा डायबिटिक करती हैं आपको। उसके बाद वो कहता है, क्या कहता है, 2-2 घंटे में खाना खाओ। ये 2-2 घंटे में खाना खाना डायबिटीज करता है। उसके बाद आपकी किडनी खराब होती है, समझ रहे ना। उसके बाद आपकी आंखें खराब होती हैं, फिर आप इंसुलिन लेना शुरू करते हो, तो होते होते चिता पे लेटने तक उस दवाई को भोजन बना के कर देता है। और जब पेशेंट मेरे पास आता है ना, मैं कहता हूं कि आपको अब 2-2 घंटे में नहीं खाना। नहीं नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मेरा तो दिल कटने लगता है, मेरा तो जीएस में तो कंट्रोल नहीं होता। तो मैं उससे बड़ी प्रेम से एक सवाल पूछता हूं कि एक बात बताओ, सोते कितने बजे हो? मैं तो 11 बजे 10 बजे जो भी जवाब देता। उठते कितने बजे हो? ये 6 बजे। ये 8 घंटे में रात को कितनी बार उठ के खाते हो ये बताओ? जी नहीं, रात में क्यों खाऊंगा? नहीं तो आप तो कह रहे हो 2 घंटे से ज्यादा रुका नहीं जाता आपसे, तो रात में कैसे रुक जाते हो? शरीर तो वही है ना। अच्छा हाँ, नहीं बात तो सही कह रहे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में यही भरने की जरूरत है। तुमने अपने आप को डायबिटिक समझा हुआ है तो तुमको 2-2 घंटे में भूख लगती है। वो तुम्हारा दिमाग जो सोच है ना, तुम अपने आप को मरीज समझ के बैठे हो, वो लगवाता है तुमको भूख। नहीं नहीं नहीं, मैं डायबिटिक हूं, मुझे भूख लगनी चाहिए, तो करेगा शरीर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो मैं अब दिनचर्या पे आप कह रहा हूं, दिन में ये जो समय है ना, ये जिस समय सूरज उगा, ये सबसे बढ़िया समय है भोजन करने का। सूर्य उगने से 2.5 घंटे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक मेरा लंच हो जाता है। 10 बजे तक मेरा लंच हो जाता है और शाम को 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है। ये है मेरी दिनचर्या। अब आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं, दुकान है, वो सब अपने दिमाग में प्रश्न उठाना वो आपकी झंझट है। आप 6 बजे कैसे डिनर करते हो, मेरा काम था बताना। समझ रहे मेरी बात? तो सूरज उगने के साथ खाना और सूरज डूबने के साथ खाना, यही 2 सबसे बढ़िया समय। क्यों? अब आपको बताता हूं डायबिटीज होती क्यों है बार बार खाने से। आप लोगों के मन में सवाल तो आ रहा होगा ना। तो संजय भाई ने कहा था डायबिटिक पे बोलना है, तो इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूं। और क्या होता है आपके शरीर में, जो आपका पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज पता है क्या होता है? अग्नाशय बोलते हैं आयुर्वेद में उसको। पैंक्रियाज जो है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? इंसुलिन छोड़ना। आप जो भी भोजन में कुछ भी, मान लो जब आपने गेहूं खाया, उसमें जो आपका, अगर सादी भाषा में बात करूं, शुगर जो होती है उसमें। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, डायबिटीज का कारण शुगर नहीं होती। ये आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। डायबिटीज का कारण शुगर नहीं है, चीनी नहीं है।
इसका कारण मैं बताता हूं थोड़ी देर में आपको, ठीक है। ये भी दिमाग में आप रख के चलना। आपके खाने में गेहूं की रोटी खा रहे हो तो उसमें यह है, आप मीठा खा रहे हो तो उसमें है। उस शुगर को आपके सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड पहुंचाता है, ठीक है ना। ब्लड में आपके क्या होता है? इंसुलिन छोड़ती है जब, तो उसका शुगर जो है आपके टूटकर आपके कोशिकाओं तक, सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। ये बेसिक समझ जाना आप। अब क्या होता है, दिन भर में आप मान लीजिए सुबह सुबह उठे, कई लोगों बादाम खाया। अब भोजन का मैं डेफिनेशन पहले बता दूं, दिन में कितनी बार भोजन करना है, भोजन की डेफिनेशन क्या है। यदि आपने एक मूंगफली का दाना, एक बिस्किट का पीस भी खाया तो शरीर के लिए वो एक टाइम का भोजन है। ध्यान रखना इस बात का। ये नहीं कि आप बैठोगे, रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे तो मेरा वो खाना है, बाकी तो सब स्नैक्स हैं। ये स्नैक्स जो है ना, ये भी भोजन है आपके शरीर के लिए टेक्निकली। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर में कुछ भी सॉलिड जाता है, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, सॉलिड कुछ भी जाएगा तो शरीर को उसको पचाना ही पड़ेगा, और नहीं पचाएगा तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। अब मैं मान लो आपने कुछ मूंगफली का एक दाना खा लिया या बिस्किट का, अब ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है वो कहेगा शरीर शाम को पचाऊंगा इसको मैं, अब ये रहने दो पेट में। ये नहीं होता। जैसे कुछ भी सॉलिड गया पेट में, शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो गया। मतलब मच्छर को मारने के लिए एटम बम चला दिया आपने। तो सुबह सुबह आपने मान लीजिए सॉलिड पहला क्या खा लिया, मान लीजिए आपने एक बादाम, भीगा हुआ बादाम खा लिया, तो अभी उसका पाचन चल रहा है। पाचन चल ही रहा था कि आपकी मॉर्निंग टी का टाइम हो गया, बिस्किट के साथ हो जाता है ना, तो दूसरा सॉलिड भोजन चला गया। तो अभी क्या होता है, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है कुछ भी भोजन पचने के बाद आगे सरकाने का। लेकिन 1.5 घंटे से पहले आपने अभी एक बिस्किट और 2 बिस्किट खा लिया आपने, वो भी कौन से, कोई जो बड़े आपको लगता है बड़े शुद्ध है, बढ़िया है वो वाले। अब खा लिया, 2 बार का भोजन हो गया, टेक्निकली 2 भोजन हो गए। अभी 1 घंटा हुआ नहीं था, शरीर उसको पचाने में लगा था, उस पर और डल गया। अब उसको पाचन रुक कर शरीर कहता है अरे एक और आ गया भैया, अब इसको भी पचाओ। नहीं पचाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या सड़ेगा या कुछ भी होगा। तो क्या होता है, तीसरी बार अब आपका नाश्ते का टाइम है, अभी पोहा, पराठा या कुछ भी जो खाते हो, अब नाश्ते का टाइम है, 3 बार का भोजन हो गया। ऑफिस पहुंचते हैं आप, तो अभी लंच साथ लेकर गए हैं, तो 1 बजे आपका लंच होगा, ठीक है। लंच कर लिया, 4 बार हो गया। शाम को नेचुरल तरीके से भूख लगती है 5 से लेकर 7 बजे तक, बड़ी भयंकर भूख लगती है, सबको लगती है ना, क्योंकि वही नेचुरल टाइम है खाना खाने का। उस समय हम क्या करते हैं, अरे यार चल वो लिया, समोसा लिया है, चल समोसा खाते हैं। आज समोसा हो जाता है, अगले दिन कचौड़ी हो जाती है, किसी दिन बर्गर हो जाता है, कुछ दिन कुछ हो जाता है, होता है ना ऐसा। या इवनिंग टी तो ऑफिस में और सरकारी ऑफिसों में तो होता है, चाय बनाने का जुगाड़ ही वहां किया होता है, कुछ खाने पीने का सब व्यवस्था की होती है। तो 4 बार का हो जाए, 5वीं बार का वो शाम की इवनिंग टी हो गई। अब शाम को घर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ दिख गया तो हमारे को अब भूख नेचुरल लगी हुई है, खाना खाने का टाइम है, डिनर करने का टाइम है, लेकिन उस समय रास्ते में कुछ महक आ गई अच्छी सी, अरे यार चलो खा लेते हैं, अभी रास्ते भूख इतनी देर लगी, 2-1 घंटा लगेगा, खा लिया, 6 बार भोजन हो गया। उसके बाद अभी रात का खाना बचा है, रात का बचा हुआ है, तो अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी है वो खाना बचा हुआ है, उसमें खाते हैं वो कि अगर पैसा है हमारे पास तो आप अभी गर्मियों में खाएंगे भिंडी, गोभी, और दिसंबर में खाएंगे भिंडी, एक तो वो। दूसरा, दही खाने का ऐसा वहम है सबको। कल ही शाम को एक किसी बर्थडे पार्टी में गए, तो हम तो खाना घर से खा के जाते हैं, वो कहते खाना खाइए जी, तो हम झूठ बोलते खा लिया जी, तो उनका 6 बजे घर से खाना खा के आए तुम्हारी पार्टी में। देखा वहां पर बर्फ डली हुई रायता, मतलब रात को दही खाना किस समझदार इंसान ने बताया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं खाता था 2011 तक, आपको बता दो, 11 बजे आता था, दही खाता था जरूर। तो ऐसा हाल हो गया था कि यदि मैं इतना खेल लूं ना तो पैर दबाने पड़ते थे 25-26 साल की उम्र में। तो समझ लीजिए कि आपका जो है पूरा का पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आपने क्या किया, रात में 7-8 बार हो गया, और गलती आपकी बदकिस्मती हुई, उस दिन किसी शादी में गए हुए हो आप, तो शाम को पहुंचोगे, भूख लग रही है, पहले स्टार्टर चलेंगे आपके, स्टार्टर चलेंगे, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद भोजन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ बेड़ा गर्क है पूरे के पूरे, कैसे अच्छे बच्चे पैदा होंगे। शादी किए हुए नवविवाहित जोड़ा बेचारा जीवन की शुरुआत रात को 1 बजे खाना खा के शुरू करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये रात में शादी करने का जो नियम है, ये मुगलों के टाइम पे वो हमारे यहाँ पे शादियों में आकर सब नष्ट भष्ट कर देते थे। मुगलों के टाइम से डर के इन्होंने रात में शादी करना शुरू किया। नहीं तो साउथ इंडिया में कभी जाइएगा, वहां सुबह 6 बजे 4 बजे तो वो शहनाई बजना शुरू हो जाती है, और 7 बजे तो फेरे होके निपट जाता है सब कुछ, और 9 बजे तो भोजन चल रहा होता है वहां।
वो लोग बचे हुए थे मुगलों के ज्यादा अत्याचार से, यहां पे सब कचरा हो गया। तो रात में जिन शादी हुई उस दिन तो भगवान मालिक है आपका उस दिन, और अगर आप लड़के के जीजा हुए कुछ हुए तो आपको तो स्पेशल बिठा के अलग से 8-9 बजे तो भूख लगी थी खा लिया, अब 1 बजे अलग से उस टेबल बिठा के खिलाएंगे। क्यों? अरे अरे फैमिली है ना अलग से, और ऐसे नई नई चीजें परोसेंगे आपको, भगवान जाने क्या। तो नवविवाहित जोड़ा जो आइसक्रीम खा के अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है ना, उनके तो जीवन का भगवान मालिक। ये आयुर्वेद में नियम है, रूखी चीजों से परहेज करना शादी के 6 महीने तक। लेकिन आइसक्रीम होती ठंडी है, लेकिन उसका नेचर जो है वो रूखापन है, अंदर रूखापन करती है, तो रिश्तों में भी रूखापन आता है। तो कहां से सब घर टूटते हैं, इसी वजह से टूटते हैं। अब क्या होता है, 8 बार भोजन हो गया। अब आता हूं मैं इस पे, आपके शरीर में पूरे दिन के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ पाचक रस बनता है, सीमित मात्रा में पाचक रस बनता है। अब उस पाचक रस को, जैसे स्वस्थ व्यक्ति है तो 1.5 लीटर के लगभग बनेगा, बूढ़ा है थोड़ा कम बनेगा, तो मैं एवरेज लेके 1200 ml या 1000 ml 1200 ml लेके चलता हूं। अब अपना किया हुआ भोजन आप कितनी बार में डिवाइड करोगे, ये आप लोग पर निर्भर करता है। मान लीजिए 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? अब उसका विज्ञान समझाता हूं आप लोगों को। जो व्यक्ति 1 बार खाएगा दिन में, पूरा का पूरा पाचक रस उस एक भोजन को मिलेगा, तो आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है ना, डाइजेशन करने की 100%, बहुत बढ़िया से पूरा शरीर अब पाचन करेगा। अब आपने करे 2 बार, अब योगी थे, अब आप भोगी बन रहे हो, तो 2 बार में भोगी की गाली है कि भोगी हो आप। तो अब सुबह और शाम 2 बार कर रहे हो, तो 600 ml डिवाइड करता है, 2 बार हो गया, एक्सेप्टेबल है। अब 3 बार खाए रोगी, तो जो व्यक्ति सुबह खा रहा है 1 बार, फिर दोपहर को खाना लंच कर रहा है ऑफिस में, और रात को क्या कर रहा है, डिनर कर रहा है, और वो जो सबसे हैवी, तो वो तो रोगी बनने वाला है, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बने हुए हैं या आपके परिवार में बने हुए हैं। यही नियम है ना। तो 3 बार में डिवाइड हो जाता है, तो 400 ml 400 ml 400 ml, फिर भी चलो मान लिया ये भी है। अब 8 बार खाने वाले को क्या बोलोगे आप? उसको तो मुर्दा ही बोलना पड़ेगा बेचारे को। 8 बार मतलब क्या है, आपका भोजन 8 बार, वो पाचक रस 8 में डिवाइड हो गया, तो 1 बार के भोजन को कितना मिल रहा है आपको? बहुत कम मिल रहा है ना पाचक रस। अब क्या होता है, अब कहानी सुनना है, आप बड़ी सादे भाषा में बता रहा हूं, मैं टेक्निकली बहुत डॉक्टरी भाषा में बात करता हूं, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मेरी आदत नहीं है। अब आपका जो पैंक्रियाज क्या होता है, पेट में पाचक रस एक दिन चलो कर लिया, एक दिन शादी, रोज हो थोड़ा शादी है, लेकिन आपका तो नियम है रोज का 6 बार 7 बार खाने का, टेक्निकली है ना, है ना। किसी को जो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, किसी को टेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, पेट में जब ये पाचक रस शरीर का खत्म हो जाता है ना, तो पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है, जब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आप हमेशा ये गलती करते हो, तो जैसे ही पाचक रस पेट में 7 बार 8 बार खाना हो गया, अब रात का वो जो 1 बजे का खाना है मान लीजिए, अब वो करना है। अब वो जब खा लिया तो आपके पेट को सिग्नल जाता है, भैया पाचक रस नहीं है, अब ये खाना तो आ गया, पचाएंगे कैसे। तो सिग्नल जाता है ब्रेन, अब शरीर जो है सर्वाइवल के लिए काम करता है कि कैसे जिंदा रहे। तो आपका क्या होता है, सिग्नल जाता है किसको, पैंक्रियाज को, भैया तुम बनाओ। वो कहते हैं जी मेरा काम तो इंसुलिन बनाना है, मैं ये बनाऊं या वो बनाऊं, नहीं नहीं इमरजेंसी है, खाना सड़ेगा, बनाओ। तो एक बार वो कर लेगी। जब आप 4 साल 5 साल 6 साल रोज आपका यही काम है, तो पैंक्रियाज बोलेगी, पैंक्रियाज के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जिंदगी भर के लिए। अब वो खाना का पाचक रस बनाने में प्रयोग करना है या इंसुलिन बनाने के लिए प्रयोग करना है, वो हम पे निर्भर करता है। अब वो कहती है जी ऐसा करो, तुम्हारा रोज का काम हो गया, ये 6 बार 7 बार का मुझसे रोज रोज आप इंसुलिन छुड़वा कर मुझसे पाचक रस बनवाने के लिए कहते हो, तो अब मेरा हो गया बीटा सेल्स खत्म, अब मैं इंसुलिन बनाना करती हूँ बंद, और मैं तो यही करती हूँ। तो क्या होते हैं, आप हो जाते हो डायबिटिक। समझ रहे हो। अब आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन छोड़ना पैंक्रियाज बंद कर देती है, और आपके शरीर में आपको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जो आपकी किडनी भी खराब करता है, बाकी सब खराब करता है। तो आप समझ लो इस बात को, 1 बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, सालों साल ये कई बार खाने की जो आदत है ना, ये डालोगे तो डायबिटिक पेशेंट की तो बात छोड़ो, जो नहीं भी डायबिटिक, मैं भी खाने लगूं ना, तो मेरे को भी 2-3 साल में डायबिटीज होने वाला है। तो डायबिटिक पेशेंट कैसे ठीक हो जाएगा बार बार खाने से, सोच सकते हो, कभी नहीं होता ना। हाँ, तो जिन लोगों को डायबिटीज हो गया है वो क्या करें। एक बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद में, उसको बोलते हैं सप्तरंगी।
वो सप्तरंगी की जो औषधि है हम लोग गौमूत्र में प्रयोग करते हैं, गौमूत्र में अपने पेशेंट्स को पिलाते हैं। तो आप लोग इस मान के चलिए, जितने भी लोग डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप डायबिटिक हो ये मान के चलो, अपने जीवन को डायबिटिक पेशेंट वाली लाइफ जीना शुरू कर दो, कभी डायबिटीज नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो आपने आपको ये सप्तरंगी की जो औषधि है ये बहुत अच्छा काम करती है, गौमूत्र मिलकर तो इसके गुण और बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, सप्तरंगी की औषधि और घर से 5 जहर निकालने हैं। 5 जहर, जो महिलाएं बैठी हैं ये उनके लिए बड़े काम की चीज है। 5 जहर मतलब सफेद जहर घर से निकालेंगे तो डायबिटीज भी आधी निकल जाएगी। और छठा एक प्रेत है बहुत बड़ा जिन्न घर में, वो निकालना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तो पहला जो सफेद जहर है वो है घर में गेहूं का आटा। ये बहुत बड़ा सफेद जहर है। तो जिन लोगों ने आज तक सोचा हुआ है जी हम तो, गेहूं जो है ना बड़ा नीचे दर्जे का अन्न है, बहुत नीचे दर्जे का। साउथ इंडिया में, मैं पूरे देश में घूमता हूं, साउथ इंडिया में सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार भी सबसे कम डायबिटिक है कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो उत्तरी भारत में डायबिटीज ज्यादा है और साउथ इंडिया में डायबिटीज कम है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या कहता है, चावल छोड़ने के लिए बोलता है डायबिटीज के केस में। चावल जो है यदि ऑर्गेनिक हुए या लाल चावल बोलते हैं ना, लाल चावल, ये अमेरिका में भी स्टडी में प्रूव हो चुका है कि लाल चावल आपके डायबिटीज की औषधि है। तो साउथ में चावल खूब खाते है ना, तो वहां तो डायबिटीज ज्यादा होनी चाहिए थी, कैसे कम हो गई? क्योंकि वो लोग चावल खाते हैं, अच्छा चावल खाते हैं। हमारी तरह पॉलिश किया हुआ चावल ज्यादा नहीं खाते। बाजारों में मिलता होगा, होटल में अलग बात है, घरों में सब लोग जो है वो अनपॉलिश चावल खाते हैं। और हम लोग यहां क्या खाते हैं, गेहूं। गेहूं। अब एक ध्यान देना एक बात, जिंदगी में रोटी उस अन्न की खाना जिस अन्न को बेलते समय वो रोटी फट जाती हो, कोनों से फट जाती। और उस अन्न को कभी भी रोटी भोजन बना के मत खाना जो अन्न खिंचता हो, जो टूटता ना हो। गेहूं और मैदा में यही होता है। छोले भटूरे देखते हैं ना आप, खींचते जाओ उसको। क्यों? इसकी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूं। मध्य प्रदेश में 10,000 लोगों का भंडारा था, एक गौशाला का उद्घाटन था। 10,000 लोगों का भंडारा था, उनका खाना बनाने की बड़ी जिम्मेदारी, 3 गांव के लोगों ने वो खाना बनाने की जिम्मेदारी पकड़ी हुई थी। तो एक गांव जो है वो आलू की सब्जी बना रहा था इतनी बड़ी कढ़ाई में, एक जो गांव जो है वो पूरियां बना रहा था, और एक गांव जो है वो बूंदी बना रहा था। बड़ा रिमोट एरिया था मध्य प्रदेश का। अब वो सब्जी इतनी सारी कहां इकट्ठी करें, 10,000 लोग कम थोड़ा ना होते हैं। तो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली में वो लोग सब्जी उड़ेल रहे थे। ट्रैक्टर की ट्रॉली में ही बूंदी उड़ेल रहे थे, ट्रैक्टर की ट्रॉली में ही पूरी उड़ेल रहे थे, अलग अलग। तो मैंने देखा वो ट्रैक्टर की ट्रॉली, मैंने कहा भाई साहब क्या बात करें, साफ करा है? हाँ, 3 बाल्टी साफ किया हमने, 3 बाल्टी। अच्छा, अब देखो लीक नहीं हो रही हो, तो लीक नहीं, उसके लिए क्या चिपकाया उन्होंने, गेहूं का आटा उस ट्रॉली के अंदर से, पूरा इतनी मोटी मोटी लेयर कि वो लीक ना हो। मतलब लिफाफे जैसे पहले चिपकाते थे ना, किससे चिपकाते थे, आटे की लोई से चिपकाते थे ना पहले लिफाफे। ये जो इसका गुण है ना, ये पेट में जाके भी यही करने वाला है, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन बताया था ना अभी, चिपकने वाला गुण। छोले भटूरे खाने वाले, ये जो गेहूं की रोटी घर में खाते हो, के अंदर चिपकने वाला गुण, यही आपके पेट में जाएगा तो यही दिक्कत करेगा। आप समझ लीजिए, रोटी उस अन्न की खानी है जिस अन्न की रोटी बेलते समय टूट जाए। कौन कौन सा है वो अन्न? बाजरा है सर्दियों में, जौ का है ना, ज्वार का, मक्के का, सब आटे टूटते हैं, देखा ना। लेकिन हम लोगों को तो सुंदर सुंदर रोटी चाहिए, रोटी भी सुंदर चाहिए, पेट में जाके भले ही कुछ करे। कई लोग कलर इस्तेमाल करते हैं खाने में। मैं राजस्थान में गया, उन्होंने हलवा दिया बड़ा लाल लाल, मैं कहा ये हलवे का कलर ऐसा क्यों? गांव बिल्कुल, जिससे कलर बड़ा अच्छा आता है इसका, हमने रंग डाला इसके अंदर। बड़ी खुश होकर बता रही कितना एडवांस काम किया। और कढ़ाई में खाना बनाते हैं, काला, ये सब्जी काली हो जाती है। अरे शादी करनी है उससे तुमने? पेट में जाके पोषकता देगी वो नहीं देख रहे। सुंदर खाना सुंदर दिखना चाहिए, भले पोषण कुछ ना हो उसके। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग घर में गेहूं का आटा कभी भी देखिएगा, कोई भी पूजा पाठ होता है, कुछ होता है, कभी गेहूं का प्रयोग होते देखा आपने? किसी भी पूजा पाठ में कोई पंडित कहता है गेहूं ले आओ, जौ बोलेगा। यहां पे भी टीका लगाने के लिए क्या होता है? चावल,
अक्षत का टीका लगाते हैं ना, क्यों? क्योंकि इनका हमारे आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान है। गेहूं बहुत बाद में आया, और गेहूं जो है बड़ा कभी कभी प्रयोग करने वाली चीज हुआ करती थी कुछ चीजों में बस, लेकिन हम लोगों ने उसको मेन अपना अन्न बना दिया। तब से हम लोग डायबिटीज से फंस गए। पूरी दिल्ली की बेल्ट, पंजाब की बेल्ट, हरियाणा की बेल्ट, सब गेहूं खा खा कर डायबिटीज में फंस गए। तो डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है आपका क्या? गेहूं का आटा। और गेहूं को भी और फाइन कर दो तो बनती है मैदा, तो वो तो बर्बाद करने वाली। तो अब जो घरों में क्या होता है, सुबह सुबह मैदा की ब्रेड आती है ना, तो जिन घरों में ब्रेड आती है उन घरों की महिलाएं, माफ करिएगा लेकिन आलसी है। क्यों? वे जिस देश में रोटी बनाना, पूरी बनाना, पराठे बनाना, इस सब कचौड़ी सब आता है, उस घर में बच्चे ब्रेड खाएं। आज भंडारे होंगे ना हनुमान जयंती पे, कई लोग देखना क्या करने वाले, आलू की सब्जी बनाएंगे, साथ में ब्रेड रख देंगे। पूरी बनाने का झंझट से भी छुटकारा, मगर तुम पुण्य कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो, तो ये काम नहीं करना है। दूसरा सफेद जहर आपके घरों में है, वो है नमक, आयोडीन युक्त नमक। अपने घर से आज ही फेंक दो। क्यों? आप कहोगे जी ये तो आपने बड़ी उल्टी बात कर दी, आज तक तो हम यही, सरकार भी यही बोलती है। सरकार तो वो बोलेगी जिसमें उनको टैक्स ज्यादा मिल जाए और आप लोग बीमार पड़ो। ये कड़वी सच्चाई है, इसको ग्रहण कर लो, जिसको बुरा लगता हो लगने दो। कोई भी सरकार इस दुनिया में अपने प्रजा को अपने से स्ट्रांग नहीं करना चाहती। और भारत सरकार, अभी हम थोड़े दिनों में डेटा रिलीज करेंगे, भारत सरकार का कोई भी काम बिना कर्जा लिए नहीं हो रहा। कर्जा किससे मिलता है? वर्ल्ड बैंक से, दुनिया कई देशों से। तो जब तक आपकी जीडीपी अच्छी नहीं होगी, कर्जा नहीं मिलेगा। और जीडीपी अच्छी तब होगी जब हॉस्पिटलों का धंधा खूब चले, ट्रांजैक्शंस खूब हों, चोरियां खूब हों। हम जैसे स्वस्थ लोग इनके सरकार के किसी काम के नहीं, क्योंकि हम लोग बीमार नहीं पड़ते, हॉस्पिटलों का धंधा नहीं बढ़वाते। धंधा नहीं बढ़ेगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो लोन नहीं मिलेगा। तो 5 साल में तो अपनी जीडीपी बढ़ा भी दिखानी है ना, तो बीमार भी लोग करने पड़ेंगे ना। तो समझना इस बात को। नमक जो है, नमक हमारे देश के लोगों को बांझ करने के लिए बनाया गया, आयोडीन वाला इंट्रोड्यूस किया गया। इसका किसी को अगर प्रूफ ढूंढना है तो एक 1974 का अमेरिका का एक डॉक्यूमेंट है, इसको याद कर लो भले ही, नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम 1974। ये आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसका डॉक्यूमेंट है पूरा, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, पूरा पीडीएफ 110 पेज का। 1974 में अमेरिका ने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम बनाया। इस नमक की भूमिका बता रहा हूं आपको, कितना गहरा षड्यंत्र है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। दुनिया, अमेरिका ने उसका बड़ा अच्छा, एक विकिपीडिया पढ़ोगे आप, जिनको अंग्रेजी आती है उनको थोड़ा सा सुविधा होगी। वो ये कहते हैं अमेरिका को आने वाले 50-100 सालों में बहुत सारे खनिज पदार्थों की, नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। उस रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हमको दुनिया के कई देशों के नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। इसके लिए हमको उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा भी करना पड़ेगा। उसके लिए इन देशों की जनसंख्या कम से कम बढ़े, इसका हमको प्रबंध करना है। ये शब्द है, एग्जैक्टली यही शब्द है उसमें अंग्रेजी में। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ये कहा कि जो देश हमारे जनसंख्या कंट्रोल करने के प्रोग्राम्स को लागू करेंगे, उन देश को हम सबसे ज्यादा मदद करेंगे। और उन्होंने 13 कंट्रीज आइडेंटिफाई की, 13 देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको, फिलीपींस, थाईलैंड, ऐसे के 13 देश थे। कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का उन्होंने नाम दिया इनको, कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन लोगों की इस 2000 तक, 2018 तक, 2020 तक, 30 तक जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो हमको ऐसे कुछ उपाय करने हैं कि इनकी जनसंख्या इस साल तक इतनी ही बढ़े। मतलब हमारी देश की जनसंख्या कंट्रोल, ठीक है, हमको करनी होगी, हम कर लेंगे अपने तरीके से। तुम कौन होते हो बताने वाले? जनसंख्या बढ़ने की प्रॉब्लम किसी को लगती है तो लगती है, ठीक है, लेकिन हम कम करेंगे ना उस हिसाब से। तुम लोग अपने संसाधनों को, कि हमारे देश में तुम संसाधनों पे कब्जा करोगे, उसके लिए तुम प्लान बनाओ। कौन होते हो तुम? तो क्या प्लान बनाए? 1974 के बाद देश में नसबंदी का प्रोग्राम चला ना,
उसके बाद ही हमारे देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में आयोडीन नमक घुसा दिया गया। पढ़ा ना आप सबने बचपन में? नहीं तो घेंगा हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, बच्चे मंदबुद्धि पैदा होंगे, ये सब दिखाया ना, सीखा ना हमने। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपका, दुनिया में एबॉर्शन कराने की टेक्निक्स को इजीली उपलब्ध करा दिया जाए, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कहा हमने करनी पड़ेगी। और सन 2000 तक 2 चाइल्ड पॉलिसी लोगों के दिमाग में घुसा देनी है। इसके लिए हमको फिल्मों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी जिसमें यह दिखाया जाने लगा कि बुढ़ापे में बच्चे जूते ही मारते हैं। राजेश खन्ना की आई थी ना अवतार फिल्म, क्या था कि लोगों को बुढ़ापे में बच्चों के ऑल्टरनेटिव सुझाने हैं कि बच्चों से सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो क्या होता है, जैसे एक फिल्म में देखा तो बेचारे जो अच्छे भले बच्चे भी थे ना, उनकी तरफ भी माता पिता शक की नजर देखने लगे, तू भी यही करेगा हमारे साथ, हमें पता है। तो बेचारा नहीं भी करता हो तो मानस में बीज तो बो दिया तुमने। तो क्या होने लगा, अरे ज्यादा बच्चे करके क्या करना, कमी करो, 1-2 ही करो, वही सेवा कर ले, बहुत है, ज्यादा करेंगे उल्टा हमारा खाएंगे। ये दिमाग में कहीं ना कहीं घुसा दिया। समझ रहे, फिल्मों में ये आने लगा ना ज्यादातर कि माता पिता को जूते ही मारते हैं या माता पिता, तो ये ऑल्टरनेटिव सुझाने हैं। तो ये षड्यंत्र, इसमें से नमक एक षड्यंत्र था। तो आज 2011 की सेंसस की रिपोर्ट आप देख लेना, हमारे देश के 25% लड़के लड़कियां और 30% लड़के बांझ हैं। सेंसस की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, पढ़ के देख लेना आप। बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और उन्होंने देखा कि ये नमक जो है, नमक हमारे पाठ्यक्रम में घुसा दिया, जिससे कि ये नमक जो है ये इनफर्टिलिटी पैदा करता है। सबसे मेन बात तो ये है। तो उनके उस प्रोपेगेंडा को बल देने का काम नमक कर रहा है। तो नमक मतलब नम, जो चीज नम होती है ना, नमक का गुण है नम होना, उसके अंदर नमी होनी चाहिए। फ्री फ्लो गुण नमक का नहीं होता। लेकिन आपको शायद नहीं पता है, सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल प्रयोग किया जाता है एंटी केकिंग के रूप, मतलब सीमेंट जमे नहीं। सीमेंट होता है ना पाउडर सा, तो अगर उसमें पानी डाल दो तो जम जाता है ना, तो वो जमे नहीं नेचुरली, हवा में से नमी सोखकर, इसके लिए उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल डालते हैं। वही केमिकल नमक बनाने के समय भी डालते हैं, जिससे वो फ्री फ्लो हो जाए। मतलब जो केमिकल सीमेंट में डाल रहे हैं वो आपके नमक में डाल रहे हैं। तो क्या होने वाला है, वही सीमेंट का गुण, थोड़ा सा भी नम उसको मिलेगा, सीमेंट जैसे कड़क हो जाता है ना, ऐसे ही जब आप नमक खाते हो तो धीमे विष के रूप में काम करके आपके शरीर में वो धीरे धीरे नाड़ियों को कड़क करता है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम करता है, और शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, सबसे पहले तो उनका नमक बंद कराते हैं। तो नमक कौन सा खाना है आपने, जो नमक आपका व्रत में खाते हैं। अभी था ना आपका नवरात्रे थे ना आपके, नवरात्र में कौन सा नमक खाया आपने, सेंधा नमक। भगवान को खुश करने का कौन सा नमक खाया, सेंधा नमक। अगले दिन फिर कौन सा खाना शुरू कर दिया, आयोडीन नमक। क्यों भाई, मत जाओ विज्ञान में, इतना तो विवेक लगाओ कि जो व्रत के समय खाया, कम से कम उसको आप हमेशा खाओ तो सही, क्योंकि वही खाने योग्य है और वो नम गीला गीला होना चाहिए। नमक का वही गुण है, ढेले वाला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करिए, वो होगा काम। ये जो नमक आप खा रहे हो ना, ये सोडियम क्लोराइड, खारा खारा लगने वाली एक केमिकल है और कुछ नहीं है। समझ रहे मेरी बात। तो सफेद नमक घर से निकालिए। इसके बाद तीसरी चीज होती है चीनी, सफेद चीनी। ये सफेद जहर एक और है, ये चीनी घर से निकालनी पड़ेगी। मीठा बंद नहीं कर रहा हूं आपका, मैं चीनी बंद कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कि ये चीनी, पहली बात ये, चीनी जो है डायबिटीज का कारण नहीं है, ये ध्यान रखिए। क्यों, डायबिटीज होती है जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल घटिया वाला पहुंचता है। ये लोग थूक के चाटने वाला काम इन्होंने पता है एक और किया, हम लोगों को कितना इन्होंने प्रचारित किया, कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें नहीं है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा करा ना, खानो कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपको मैं जानकारी देता हूं, दुनिया में सारे के सारे भोजन प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल फ्री ही होते हैं। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल फ्री देखकर कोई चीज खरीदते हो तो वो आपको लिख रहे हैं बस, होती सारी कोलेस्ट्रॉल फ्री है। क्यों, कोलेस्ट्रॉल किसी भी भोजन में नहीं होता। ये एलोपैथी की पूरी फ्रेटर्निटी ने माफी मांगते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये हमारे पूर्वजों को आयुर्वेद के हजारों लाखों साल पहले से पता था कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपका लिवर बनाता है, यदि आप शुद्ध तेल खाओगे।
अशुद्ध तेल खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल खराब बनेगा, शुद्ध तेल खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनेगा। समझ गए ना? तो ये जो आपकी चीनी है, इसका भी यही कारण है। डायबिटीज चीनी से होता है, चीनी से होता है, चीनी और चीनी खिलाते रहे। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, यदि आपके सेल्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की, खराब कोलेस्ट्रॉल की परत चढ़ी हुई है, जो जिस द्वार से इस शुगर को अंदर जाना था, डायबिटीज का बताया था ना कि शुगर किस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, शुगर से नहीं होती। तो जिस द्वार से पोषक तत्व ब्लड के द्वारा अंदर जाने थे, मतलब आपका घर का द्वार जो है, उस पे आपने सील लगा के रख दी कोलेस्ट्रॉल की, तो वो शुगर जो है सेल में कहां नहीं जा पाएगी, आपकी कोशिकाओं में नहीं जा पाएगी। अगर कोशिकाओं में नहीं जाएगी तो कहां रहेगी? ब्लड में। और जब आपका चेक करेंगे, किससे लेते हैं? ब्लड चेक करते हैं ना, ब्लड की सैंपल लेते हैं ना, तो जो शुगर इंसुलिन के कारण आपके ब्लड में पहुंचकर, आपके सेल तक पहुंचकर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो शुगर आपके अंदर एंटर नहीं कर पाती कोलेस्ट्रॉल खराब की वजह से, और वो आपका ब्लड में ही शुगर घूमती है। तो जब आप टेस्ट कराते हो तो वो शुगर डिटेक्ट होती है। ये होती है शुगर का प्रॉब्लम। बात समझ में आई? तो आप लोग ये चीनी जो है बंद करिए, उसकी जगह आप खांड, देसी खांड डिमांड खड़ी करोगे। जैसे ये नारियल पानी का डिमांड खड़ा हुआ तो देखो हर जगह लग गए ना। 5-6 साल पहले किसी ने देखे थे? आज हर जगह है ना। ऐसे देसी खांड की डिमांड खड़ी करो, देसी गुड़ की डिमांड खड़ी करो। रॉ मटेरियल दोनों का सेम है। चीनी भी बनती है किससे? गन्ने से, और ये गुड़ भी बनता है गन्ने से। लेकिन वो अमृत है और वो जहर है, क्योंकि तरीका, ये यूरोप वालों ने तरीका खोजा चीनी बनाने का, हमने तरीका खोजा गुड़ बनाने का। कि चीनी के लिए चाहिए मिल और गुड़ के लिए चाहिए कोलू, छोटा सा, बस। उसमें मशीन नहीं लगती, उनको मशीन लगानी है। कभी देखा आपने किसी चीनी की मिल के आसपास से आपकी बस, ट्रेन गुजर जाए, कितनी भयंकर बदबू आती है, पता लग जाता है चीनी मिल है जी आसपास कोई। तो जिसको बनने में इतनी बदबू आती है, उस चीज का खाएंगे तो क्या होने वाला है? तो आप लोग देसी खांड वगैरह के जो लोग हैं, जो बेचते हैं, उनका डिमांड बढ़ाइए, उनका रोजगार बढ़ाइए, इस चीनी मिलों का मत बढ़ाइए। इसके बाद आपका चौथा जहर है, कौन सा है? सफेद दूध। आपका दूध तो जी सफेद ही होता है। सफेद दूध का मतलब भैंस का दूध या जर्सी गाय का, ये जो थैलियों में आप पी रहे हो, ये दूध, ये सफेद होता है। देसी गाय का दूध प्योर सफेद नहीं होता, थोड़ा पीलापन लिए होता है। सफेद दूध आपको बंद करना है, मतलब भैंस का दूध पीते हो तो बंद करिए, गाय का दूध पीते हो शुरू करिए, वही बहुत अच्छा है। लेकिन जर्सी गाय का नहीं, जो गाय श्री कृष्ण जी के फोटो के साथ होती है सुंदर सी, वो गाय। अब जिन लोगों को लगा कि जीव तो जीव होता है, वो सबों के तर्क में बाद में बताऊंगा, मुझे कभी फोन कर लेना। बड़े अच्छी बड़े भिगो के जूते मारता हूं ऐसे लोगों को मैं, जो ये कहते हैं कि जी गाय का, आप तो गाय की ही बात करते रहते हो, गाय का। ये तो गोरक्षकों का नाम खराब कर दिया ना पूरा का पूरा। ये षड्यंत्र इसलिए बहुत बड़ा है कि गाय वालों का नाम खराब कर दो। गाय जो है धर्म से जोड़ दो, बस। गाय धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी।